अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। आइसो मतलब सेम, मैरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने से पहले 2-3 बातें हैं जो आप नोट कर लें। सबसे पहली बात कि आपने याद रखना है, मीथेन एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है कंपाउंड, और जो ईथेन है उसमें 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 होते हैं, हेप्टेन में 7 कार्बन एटम होते हैं, ऑक्टेन में 8 होते हैं और नोनेन में 9, डिकेन में 10 कार्बन एटम होते हैं। जब हम कोई भी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसमें मेन कंसर्न हमें होगा कि इसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं। कार्बन एटम जोड़ने के बाद जिस तरह वो हमसे कहेंगे जोड़ने के लिए, एक स्ट्रेट चेन में कहें या ब्रांच चेन में कहें, तो कार्बन एटम जोड़ने के बाद हम कार्बन एटम की वैलेंसीज़ को पूरा करेंगे। कार्बन एटम की 4 होती है वैलेंसी, यानी एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस बात को आप नोट कर लें। नंबर 1 ये याद कर लें कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन और डिकेन, ये 10 तक की काउंटिंग है कि कितने कितने कार्बन एटम हैं। और नंबर 2 जो आपने नोट करनी है बात, वो ये है कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह आसान लगेगी। अब देखते हैं दोबारा फिर आइसोमरिज्म क्या होता है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are called isomer to each other and phenomena is called isomerism. For example, ब्यूटेन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यही है जो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। उससे पहले अगर प्रोपेन है 3 कार्बन वाला, या इथेन है 2 कार्बन वाला कंपाउंड, या मीथेन है, तो इनमें आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं होता। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है वो ब्यूटेन है। आपको पहले मैंने बताया है कि आपने ये काउंटिंग याद कर लेनी है कि मीथेन में 1 कार्बन एटम होता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3 और ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं, एंड सो ऑन आपको डिकेन तक बताया। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं ब्यूटेन की, जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 4। हम 4 कार्बन एटम को एक स्ट्रेट चेन में जोड़ लेंगे। 4 कार्बन एटम को जोड़ने के बाद आपने हाइड्रोजन याद नहीं करने होते। हाइड्रोजन जब हम इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। आपको मैंने बताया कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब आप देखें कि इस साइड पे कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा लेंगे? 3। यानी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख के स्ट्रक्चर को जल्दी जल्दी लगा लेंगे। वो लगाते जाएंगे, जब आदत हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर 2 मिनट में लिखा जाएगा। यहाँ देखें कि कार्बन, इस कार्बन को देखें, एक ये इधर बॉन्ड बना रही है और एक इधर बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड बना रही है, तो 2 हाइड्रोजन साथ लगाएंगे, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे ना, 2 हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे। इसको देखें, एक बॉन्ड इसने ये बनाया हुआ है, एक ये, 2 बॉन्ड हैं तो 2 और बनाने हैं इसने 4 अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए। इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन को देखें, ये 1 बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे? 3 हाइड्रोजन। यूँ हर कार्बन के चारों वैलेंसीज़ फिल हो गई हैं, चारों वैलेंसीज़ उसकी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिस वजह से इसको आइसोमरिज्म का फिनोमेना ये शो कर रहा है। अगर आप 3 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में जोड़ दें और जो चौथी कार्बन है उसे साइड चेन के तौर पर लगा लें ऐसे, ठीक है। अब इसके बॉन्ड पूरे कर लें। ये कार्बन इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, 4 पूरे हो गए ना। अब इस कार्बन को देखें, 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो साथ 1 हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगी और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आएंगी। ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। और जब आप एक कार्बन को साइड चेन के तौर पर सेकेंड लास्ट कार्बन पे लगा लेते हैं तो इसे आइसोब्यूटेन कहा जाता है, आइसो कहा जाता है, आइसो। और 4 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। अगर आप गौर करें तो इसमें, इस कंपाउंड में देखें कितने कार्बन हैं? 4,
हाइड्रोजन गिन ले 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए 10 हाइड्रोजन हैं। और इस कंपाउंड में देखें 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन गिन ले 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन कितने हो गए 10। अब देखें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है। तो हमने कहा है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये देखें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों का सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर टू ईच अदर। इट मीन के नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ये एक दूसरे के क्या हैं आइसोमर हैं और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं आइसोमरिज्म। दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन एटम होंगे 5 कार्बन एटम। बिल्कुल आपको मैंने बताया है कि पेंटेन में 5 कार्बन एटम होंगे। तो 5 कार्बन एटम देखते हैं किस तरह आइसोमरिज्म शो करते हैं। यहाँ देखें कि एक आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप 5 कार्बन को एक साथ स्ट्रेट चेन में जोड़ लें, ठीक है, एक इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है कि आप 4 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में जोड़ लें और जो 5वीं कार्बन है उसको सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा लें। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप 3 की स्ट्रेट चेन बना लें और जो 2 कार्बन बचे हैं वो 2 साइड चेन बना लें, एक ऊपर बना ली और एक नीचे बना लें। अब हम इनकी वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 और हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसीज पूरी हो गई। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे CH3। इस कार्बन को देखें एक बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये, 3 बॉन्ड है। पूरे कितने करने हैं 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3। इसको देखते हैं ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी क्या आएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। इसकी वैलेंसीज पूरी करें, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ भी H3 लगेगा, यहाँ भी H3 लगेगा और यहाँ भी H3 लग जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर है इसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन। और ये जो एक कार्बन हमने निकाल के साइड चेन बनाया है इसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं। जब आप एक कार्बन निकाल कर उसकी साइड चेन बना देंगे और वो भी सेकंड लास्ट कार्बन पे तो उसे आइसो का नाम दिया जाता है, आइसोपेंटेन। और अगर 2 कार्बन निकाल कर लगाएंगे तो इसका नाम क्या है न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन। यूँ देखें पेंटेन के 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 3 आइसोमर हैं। जो कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे उनके आइसोमर की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा आइसोमरिज्म की अब देखते हैं हम टाइप्स। तो क्लास सेकेंड ईयर तक हम 2 टाइप पढ़ते हैं आइसोमरिज्म की। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और सेकंड वन है सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मुख्तलिफ होती है, एक चेन आइसोमरिज्म होती है, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म। अब इन सब को हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं और इनकी एग्जांपल भी देखेंगे कि चेन आइसोमरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है, मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म में क्या डिफरेंस है और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और जियोमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस है। हम इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसमें एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट करते जाएंगे तो आइसोमर बनते जाएंगे। तो इस तरह की जो आइसोमरिज्म है उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, स्ट्रक्चर वैसे भी अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, स्ट्रक्चर साख्त, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 5 वे से हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया इसमें चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, मेटामरिज्म है और सबसे एंड पे हम क्या पढ़ेंगे टाटोमरिज्म। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे 5 वे हैं स्ट्रक्चर चेंज करने के, 5 वे हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज करने के। एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 वेज हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। इसमें कार्बन एटम की जो चेन होगी ना उसकी नेचर डिफरेंट होगी। ये एक ऐसी आइसोमरिज्म है जिसके अंदर कार्बन एटम की चेन की नेचर डिफरेंट होगी। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अ कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी पहले ब्यूटेन की
किसकी, ब्यूटेन की। और ये भी आपको मैंने बताया था कि ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 4। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपने कार्बन एटम याद रखने हैं, उसके बाद कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जाती हैं। चेन आइसोमरेज़ में हम एग्जांपल देखते हैं किसकी, ब्यूटेन की। और अभी आपको मैंने बताया कि ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 4। तो या तो चारों आप इस तरह स्ट्रेट चेन में जोड़ लें, स्ट्रेट चेन में एक ये नेचर हो गई चेन की, या फिर आप 3 को ऐसे स्ट्रेट चेन में जोड़ लें और एक साइड चेन बना लें। अब देखें इसमें चेन की नेचर डिफरेंट हो गई है, कार्बन इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं। और अभी आपको पीछे बताया भी है जब आपको आइसोमरिज्म की एग्जांपल दी है, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी दोनों का सेम है। तो हमने कहा आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, सिर्फ कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ देखें कि 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल चेन है, यहाँ 3 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और एक साइड चेन में जुड़ा हुआ। उसके बाद हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, तो वो भी आपको समझाई है कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखिए एक इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगी और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे CH3 लगेगा, यहाँ पे CH3 लगेगा, क्योंकि देखें ना इस कार्बन को देखें, इसने एक बॉन्ड इस साइड पे बनाया हुआ है। बॉन्ड कितने इसमें टोटल बनाने हैं, 4। तो 3 हम हाइड्रोजन लगा लेंगे और चौथा ये बॉन्ड हो जाएगा। अब दरमियान वाली कार्बन को देखें तो एक इसका ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, कितने बॉन्ड हो गए, दरमियान वाली कार्बन के 3 बॉन्ड है। तो चौथी हम एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। ऐसे ही आपको पेंटेन के भी स्ट्रक्चर बना के पहले भी दिखाए हैं, चलो एक बार फिर बना लेते हैं, क्योंकि वो भी चेन आइसोमरिज्म की ही किस्म है कि जिसमें कार्बन एटम की चेन की नेचर डिफरेंट होती जा रही है। पेंटेन में टोटल 5 कार्बन एटम होते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं, 3 आइसोमर हैं कि आप, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 5 कार्बन एटम को एक स्ट्रेट चेन में जोड़ लें, तो ये नॉर्मल पेंटेन कहलाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप 4 कार्बन एटम को एक चेन में जोड़ लें और जो 5वीं कार्बन एटम है उसको सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा लें। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप 3 कार्बन एटम को एक स्ट्रेट चेन में जोड़ें, जबकि चौथी कार्बन और 5वीं कार्बन जो है उसको साइड चेन के तौर पर लगाएं। फिर इसको वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं, यहाँ CH3। अब ये जो दरमियान वाली कार्बन है इसके 2 बॉन्ड हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, लेकिन इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो 2 बॉन्ड है और 2 हम इसके साथ हाइड्रोजन लगा लेंगे तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ भी हम CH2 लगाएंगे, यहाँ भी CH2 लगाएंगे और यहाँ क्या लगा लेंगे, CH3। इसी तरह आप इसकी वैलेंसीज को पूरा करें, यहाँ CH3 लग जाएगा, यहाँ H3 आएगा, यहाँ H आएगा। अकेला H क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये 3 बॉन्ड इस कार्बन एटम के पहले से हैं, तो इसने एक और बॉन्ड बनाना है, तो एक और हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, जबकि उसे नीचे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम लगाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस साइड पे भी 3 हाइड्रोजन। लेकिन जो दरमियान वाली कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज पहले ही फिल हुई हुई हैं, पहले ही सेटिस्फाई हुए हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ, दूसरी इस कार्बन के साथ, तीसरी इसके साथ और चौथी इसके साथ। तो 4 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अब ये जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाई है इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या कहते हैं हम, आइसोपेंटेन। जिसमें एक कार्बन एटम हमने साइड चेन के तौर पर लगाई हो उसे आइसोपेंटेन कहते हैं, और जिसमें हमने 2 कार्बन एटम साइड चेन के तौर पर लगाए हों उसे हम क्या कहते हैं, न्यू पेंटेन। तो ये थी एग्जांपल चेन आइसोमरिज्म की, जिसमें हमने कहा आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। इसमें कार्बन चेन स्ट्रेट है, इसमें कार्बन चेन ऐसी है जिसके ऊपर एक सब्सिट्यूएंट है, और इसकी कार्बन चेन ऐसी है कि जिसके ऊपर 2 सब्सिट्यूएंट है। तो ड्यू टू आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। सेकेंड वन है हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म, ये सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। तो ये ऐसी आइसोमरिज्म है जो सेम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन पर मुख्तलिफ पोजीशन की वजह से होती है। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन।
यानी कार्बन चेन भी सेम रहेगी, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ प्रोपेन का स्ट्रक्चर, एक कार्बन लगा ली, दूसरी और तीसरी कार्बन, और पहली कार्बन के साथ क्लोरो, ये हैलोजन फंक्शनल ग्रुप लगा लो, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। पोजीशन जो है 1 कार्बन पर लगा ली, 2 और 3, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ CH2 लगेगा, यहाँ भी CH2 लग जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लग जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर, आपने ना कार्बन की चेन चेंज करनी है, ना ही फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है। ये ऐसी आइसोमरिज्म है जिसमें सेम कार्बन चेन होती है और सेम ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बस फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन पर पोजीशन डिफरेंट होती है। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। अब कार्बन चेन फिर यही लेंगे, 3 कार्बन एटम वाली, ये देखें, और इसमें हमने सेकंड कार्बन पे क्या लगा लिया, क्लोरो। तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रक्चर 2 क्लोरोप्रोपेन का। यहाँ पे हम 1 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसको हम कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, और सेकंड वन को हम क्या कहते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे, इसके अंदर भी 3 कार्बन है और 3 और 3 6 और 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इसके अंदर भी 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और ये कौन से आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि कार्बन चेन पर सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल आप देखें अगर, तो अल्कोहल है कि अगर हम 4 कार्बन वाली चेन ले लेते हैं और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं 1 2 3 और 4, और यहाँ पे OH लगा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी कार्बन हम लेते हैं, दूसरी चेन लेते हैं 4 कार्बन एटम वाली, और इसके बिल्कुल फर्स्ट वाली कार्बन पे लगा लेते हैं OH, तो ये कहलाएगा 1 ब्यूटानोल। इसके आप हाइड्रोजन पूरे कर लें, यहाँ आएगा CH2 CH2 CH2, यहाँ पे ये H3 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। और यहाँ पे H2 और यहाँ पे CH3 यानी H3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 2 ब्यूटानोल। ये क्या है, 2 ब्यूटानोल, और ये वाला जो है स्ट्रक्चर ये 1 ब्यूटानोल है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन डिफरेंट है। यहाँ देखें, इसमें नंबर 1 पर है हाइड्रोक्सल ग्रुप और यहाँ नंबर 2 कार्बन पर है, ठीक है। इसको हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये एक ऐसी आइसोमरिज्म है जिसके अंदर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। यानी किसी कंपाउंड में अगर 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम वाला ही वो कंपाउंड होगा, बस उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। कैसे, देखते हैं। ये 3 कार्बन एटम है और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा लिया मैंने OH, ठीक है। सेकंड भी 3 कार्बन एटम ही लगाने हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और उसमें फंक्शनल ग्रुप मैंने डिफरेंट कर दिया। यहाँ OH लगाया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ मैंने कार्बन एटम के दरमियान ऑक्सीजन लगा लिया, ये ईथर का है, अल्कोहल और ईथर। अब यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन लगाएंगे इस कार्बन के साथ, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ 3 लगेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब मैंने कहा है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम है देख लेते हैं। इस कंपाउंड के अंदर जो कि है 1 प्रोपानोल, इसका नाम क्या है, 1 प्रोपानोल, और ये क्या है इस साइड पे, ईथर के इस साइड पे देखें ये हमारे पास इथाइल है, और उस साइड पे देखें क्या है, मिथाइल है, मिथाइल, और साथ में क्या आएगा, O की वजह से ईथर। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। इन दोनों में कार्बन एटम सेम है, गिन ले 1 2 3। इसके अंदर भी कितने हैं, 1 2 3। इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। इसमें 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन है। तो इनका इट मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में OH फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह की आइसोमरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं।
आइसोमरिज्म इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। फोर्थ वन आइसोमरिज्म की टाइप है, बल्कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप पढ़ रहे हैं, और फोर्थ वन है टाटोमरिज्म एंड मेटामरिज्म। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, टाटोमरिज्म और मेटामरिज्म में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों का नाम जो है वो एक जैसा है। मैं आपको छोटा सा एक हिंट दूंगी। टाटोमरिज्म इसमें ओ आर है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी इसमें, और मेटामरिज्म डिस्ट्रीब्यूशन से याद रखना है, मतलब मेटामरिज्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है और टाटोमरिज्म का क्या मतलब है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में देखें ना, प्रोटॉन उसमें ओ आर है ना, तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग जिसमें होगी वो टाटोमरिज्म होगा, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगा, मेटामरिज्म। टाटोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन सेम मॉलिक्यूल, के सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन जब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको हम टाटोमरिज्म कहते हैं। कैसे याद रखना है, प्रोटॉन में भी ओ आ रहा है, टाटो में भी ओ आ रहा है, बच्चों को ना मिक्स हो जाता है, वो मेटामरिज्म को प्रोटॉन शिफ्टिंग कह देते हैं। यानी मिक्सिंग से बचने के लिए आपको एक हिंट दे रही हूँ कि प्रोटॉन के लिए आपने क्या याद रखना है, टाटोमरिज्म। ओ आ रहा है टाटो में भी और प्रोटॉन में भी ओ है, तो आपने इसे रिलेट करके याद रखना है कि आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। और मेटामरिज्म का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज़ की होगी, कार्बन एटम की। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो कार्बन है मेन चीज़, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामरिज्म, ठीक है। टाटोमरिज्म में हम देखते हैं अमाइनो एसिड का फार्मूला, जो जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि दरमियान में कार्बन होती है और एक साइड पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, और ऊपर आर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब ये जो NH2 है ये बेसिक इन नेचर है और COH एसिडिक इन नेचर है। आपको पता है एसिड प्रोटॉन देता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ये चीज़ आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। COH प्रोटॉन दे देता है और बेस जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होता है और ये कंपाउंड यू बन जाता है कि यहाँ पे आ जाता है R, और यहाँ से प्रोटॉन जो H पॉजिटिव है वो निकल जाता है यहाँ नेगेटिव, और वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे आ जाता है, NH3 बन जाता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर H, इसको क्या कहते हैं, टाटोमरिज्म। कि एक ही मॉलिक्यूल था, ये वाला जो अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है, इसमें यही मॉलिक्यूल है, बस जो प्रोटॉन था एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। अब ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, क्योंकि प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है। मेटामरिज्म हमने कहा है कि आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये देखें कि 3 कार्बन एटम है और इनके दरमियान जो है, या 4 ले लें, बल्कि 3 कार्बन एटम है, इसके अंदर ये ऑक्सीजन एक फंक्शनल ग्रुप है, और आप अगर 4 लें तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब ऑन आइदर साइड यानी दोनों साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। इसमें एक साइड पे ये फंक्शनल ग्रुप है इथर, एक साइड पे 3 कार्बन एटम है और दूसरी साइड पे 1 कार्बन एटम है। जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में देखें कि एक साइड पे 2 कार्बन है, फिर दरमियान में फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरी साइड से भी 2 है, तो कार्बन एटम तो चेंज नहीं हुए, 4 कार्बन एटम लेने हैं ना, तो दोनों स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम ही रहें, बस डिस्ट्रीब्यूशन उनकी डिफरेंट हो जाए कि एक स्ट्रक्चर में एक साइड पे 3 कर लें, फिर फंक्शनल ग्रुप लिखें, फिर एक साइड पे 1 कार्बन लिख लें, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में 2 एक साइड पे कर लें कार्बन एटम और 2 दूसरी साइड पे, और दरमियान में फंक्शनल ग्रुप, बाद में इसकी वैलेंसीज पूरी कर लें। यहाँ पे क्या आएगा, CH3 यानी हाइड्रोजन 3 आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। 2 हाइड्रोजन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन को देखें, एक ये बॉन्ड बना रही है, एक ये 2 बॉन्ड हो गया, इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमें और लगाने होंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे, इसके साथ कितने लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोपाइल मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, ये देखें, ईथर ये दरमियान में है, इस साइड पे देखें क्या है, प्रोपाइल, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन कहते हैं ना,
प्रोपाइल और इस साइड पे एक कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल ईथर। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पे भी इथाइल है और इस साइड पे भी इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं, एक दूसरे के मेटामर हैं। कि मेटामर क्या होती है, आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब हम आइसोमरिज्म की सेकेंड टाइप देखते हैं जो कि है सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अब तक हमने सिर्फ एक ही टाइप पढ़ी है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये उसके वेज थे कि वो कैसे कैसे आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करती है। चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, या टाटोमरिज्म है, या मेटामरिज्म है। ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स थी। अब हम आइसोमरिज्म की सेकेंड टाइप देखते हैं, सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। जो स्ट्रक्चर था वो ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम था। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब ही अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। जबकि सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कौन सी है, विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। जैसे मैं अगर लिखूँ 2 ब्यूटीन, क्या लिखते हैं, 2 ब्यूटीन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि आपने 2 कार्बन एटम यू लगाए ब्यूटेन के और एक कार्बन एटम यू लगे और दूसरा यू लगे। एक ये अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, और दूसरी अरेंजमेंट ये है कि 2 कार्बन एटम डबली बॉन्डेड हैं और एक कार्बन इस तरह लग जाए और दूसरा इस तरह लग जाए। फिर बाकी पूरे कर लें। यहाँ पे क्या आएगा, CH3, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 2 ये बॉन्ड है और एक ये है, तो वो हाइड्रोजन हम यू लगा लेंगे। इस कार्बन के साथ भी 2 ये बॉन्ड है और एक ये है, बाकी एक हाइड्रोजन लगेगी ना, 4 बॉन्ड इसने पूरे करने। अब 4 पूरे हो गए, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे क्या लगा लेंगे, CH3। यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3 और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगी, यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ और CH3। ठीक है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये कैसे एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है आइडेंटिकल ग्रुप की वो स्पेस के अंदर डिफरेंट है। इसमें देखिए दोनों एक तरफ हैं, इसमें एक तरफ है, एक तरफ है। अब ऐसा आइसोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हों, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हों, इसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिस आइसोमर। और दूसरे को क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर। अल्केन ये फिनोमेना शो नहीं करते सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का। याद रखना, सिंगल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड स्ट्रक्चरल फिनोमेना शो करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। सिंगल बॉन्ड उसके जो यानी सिंगल बॉन्ड रोटेट करने की वजह क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बॉन्ड लेंथ के ही अराउंड है, तो वो रोटेट कर सकता है। जबकि अल्कीन के अंदर, अल्कीन सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना क्यों शो करते हैं, क्योंकि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है। और आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो या तो अबव होती है या बिलो लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। अब जाहिर सी बात है, जब इसको मूवमेंट करेंगे, इसकी जब इसको मूव करवाना चाहेंगे यानी रोटेट करवाना चाहेंगे, तो इतनी एनर्जी चाहिए कि ये बॉन्ड टूट जाए तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब इतनी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी एनर्जी होती नहीं कि बॉन्ड टूट सके, तो इसीलिए ये जो अल्कीन है ये क्या शो करते हैं, सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। फिर देख लें मेन वजह क्या है अल्कीन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने की मेन वजह ही यही है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड है। इनके अंदर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। और अगर रोटेट करना है इसने तो डबल बॉन्ड को ज़रूर टूटना चाहिए, और डबल बॉन्ड टूटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि नहीं होती। इसीलिए ये क्या शो करते हैं, सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अच्छा, सिस आइसोमर अभी ऊपर भी आपको बताया है कि सिस आइसोमर के अंदर जो सेम ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो सेम साइड पे लाई करते हैं, सेम साइड पे लाई करते हैं। जो एक जैसे ग्रुप हैं, एक जैसे ग्रुप एक साइड पे लाई करेंगे। और ट्रांस आइसोमर के अंदर जो सेम ग्रुप हैं वो डिफरेंट साइड पे लाई करेंगे। जैसे इसमें देखें
इसमें CH3 एक ही साइड पे लाई किया हुआ है इन्होंने, और इसमें एक ऊपर की तरफ है और स्पेस में एक नीचे की तरफ है। तो जिसमें डिफरेंट साइड पे लाई करेंगे सेम ग्रुप, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर, और अगर एक ही साइड पे होंगे तो उसे क्या कहेंगे, सिस आइसोमर हम कहते हैं। कंडीशन कौन सी हैं, यानी कब जो है ये सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं कंपाउंड, उसके लिए एक कंडीशन तो ये है कि डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अल्कीन जो होती है ना, अल्कीन, वो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि एक एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप मौजूद हों। क्या मौजूद हों, डिफरेंट ग्रुप मौजूद हों। जैसे अगर आप इस कार्बन एटम को देखें ना, तो इसके साथ डिफरेंट ग्रुप हैं, एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप है ना। एक कार्बन एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप का होना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।